अमीर गरीब दो बहनें। निशा और रूपा दोनों बहनें 2 साल बाद एक रिश्तेदार के घर पर मिली। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर खूब खुश हुए। तभी बड़ी बहन निशा ने छोटी बहन रूपा को देखा तो वो सिर से लेकर पैरों तक सोने के आभूषणों से चमक रही थी और उसका रंग भी खिल गया था। बनारसी मखमली कपड़ों में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। वहीं बचपन में उसके बाल बिखरे पागलों की तरह वो इधर उधर मंडराती रहती थी। तभी एक औरत वहां आती है और वो रूपा से मिलती है। अरे रूपा, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही, एकदम बदल गई और बिल्कुल महारानी की तरह लग रही है। रूपा ये सुनकर हंसने लगती है। निशा मन में सोचती है, 2 सालों में इतनी सुंदर कैसे हो गई? औरतें तो और भी बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन ये रूपा इन सबसे आकर्षक लग रही है, लेकिन मुझसे सुंदर नहीं लग रही होगी। तभी निशा खुद को आईने में निहारने के लिए दूसरे कमरे में जाती है और खुद को ऊपर से नीचे तक निहारती है। गहने और अच्छे कपड़े पहनने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। वैसे कपड़े मैं पहनूंगी तो सबकी निगाहें मुझ पर ही टिकेंगी। ये रूपा के ससुराल वाले इतने धनवान तो नहीं थे, शादी के समय तो इतने गहने नहीं डाले थे। जरूर ये रूपा किसी से मांग कर आई होगी। बेशर्म कहीं की, लाज शर्म तो वैसे भी नहीं है इसमें। तभी निशा खुद को समझाते हुए रूपा के पास जाती है। जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई क्या बहन, या अभी भी उतने में ही कलम घीस रहे हैं? ये सुनकर निशा के मन में मानो तीर चुभ गया हो। हाँ हाँ, तरक्की क्यों नहीं होगी, अब तो इनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। अब इतने दिमाग वाले जो हैं। वैसे तेरा पति कुछ काम कर भी रहा है या अभी भी पढ़ाई ही कर रहा है? रूपा की जब शादी हुई थी तब उसका पति बीए की पढ़ाई कर रहा था और निशा का पति सरकारी क्लर्क था। उन्होंने अब पढ़ाई छोड़ दी है। अब तो वो एक बड़ी सी कंपनी में एजेंट बन गए हैं। बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों का काम करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छा पहनते हैं। रूपा की बातें सुन निशा मानो चुप सी हो गई थी और वो खुद को रूपा से नीचा महसूस कर रही थी। निशा रूपा की बातों से मन ही मन बहुत निराश और दुखी थी। उसे बुरा लग रहा था कि रूपा उससे ज्यादा धनवान और किस्मत वाली है। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। रूपा खुशी से गा रही थी, लेकिन निशा वहीं बरामदे में बैठी निराश थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था और ऐसे ही शाम हो जाती है। मेहमानों के जाने का समय हो गया था। सब अपने अपने घर जा ही रहे थे, तभी निशा भी उठती है। रूपा, तेरे लिए भी रिक्शा मंगवा लेती हूँ, तुम्हें भी तो जाना होगा। अरे नहीं बहन, मुझे गाड़ी लेने ही आती होगी। और तुम हमारे साथ चलो ना, मैं जीजा जी को बुलवा दूंगी कि आज तुम हमारे साथ वहीं रुकोगी। नहीं, अभी नहीं चल सकती, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। अच्छा बताओ तो कब आओगी, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगी। मैं खुद बता दूंगी, वैसे भी तुम्हें याद ना रहेंगे, 2 साल हो गए, कभी याद तो किया नहीं, हमें ना कभी बुलाया और ना कभी खुद आई। मैं तो इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए और हम जाएं। एक ही शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी कभी नहीं मिले। तभी रूपा का पति राहुल गाड़ी लेकर वहां आता है और वो अपनी बड़ी साली पूजा को नमस्ते बोलता है। रूपा का पति किसी अफसर से कम नहीं लग रहा था। चेहरे पर चमक, हाथ में घड़ी और आंखों पर ऐनक, चेहरे से शराफत बरस रही थी। रूपा का पति इतना रूपवान और सजीला है, निशा को अंदाजा नहीं था। आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात ना होती। ये तो उल्टी शिकायत है, कभी आपने बुलाया ही नहीं। आप बुलाते और हम नहीं आते क्या? मैं नहीं जानती कि तुम अपने मेहमानों को मेहमान समझते हो, और ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ठीक है दीदी, मेरी ही गलती है, लेकिन आज आप हमारे घर चलोगी।
नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी, आज नहीं। बच्चे घर पर राह देख रहे होंगे। इतने में रूपा बोल उठती है। मैं कितना कह कर गई, लेकिन ये मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ जाती हैं और राहुल ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में रूपा का घर आ जाता है और उसने निशा को घर चलने को कहा। नहीं, अभी नहीं। रूपा निशा से विदा लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है और राहुल ने भी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। निशा ने उड़ती हुई निगाहों से रूपा के घर को देखा। घर देखकर निशा का मन फिर से बैठ गया। कुछ देर के बाद राहुल बोला, दीदी, मैंने तो अपने लिए सही रास्ता ढूंढ लिया। अगर 2-4 साल ऐसे ही काम में लगा रहा तो सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, रूपा ने बताया, ईमानदारी से ही काम करना। मैं तो यही मानता हूँ दीदी, ईमान सलामत रहे। बस ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। वैसे काम क्या करना होता है? वही मशीनों की एंट्री, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और बेचना। तभी निशा का घर आ जाता है। दीवार पर एक लालटेन टिमटिमा रहा था और उसका पति विकास आंगन में टहल रहा था, मगर निशा ने राहुल से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। ती है लेकिन उसे वो घर कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, मानो ये उसका फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न कहीं फर्नीचर, न गमले, बस 2-4 पुरानी चारपाई और कुर्सियां। आज सुबह तक निशा इस घर में खुश थी, लेकिन अब वही घर उसे काटने को आ रहा था। माँ आ गई, माँ आ गई। मगर उसने उन दोनों को डांटकर भगा दिया। मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। इधर अभी घर में खाना भी नहीं बना था, आखिर बनाता भी कौन। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। तुम अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे, मैंने खाना बनाने का ठेका तो नहीं लिया। अगर मैं रात को वहीं रुक जाती तो तुम घर पर खाना बनाने के लिए काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे ही पीसते रहोगे? विकास ने आश्चर्य भरी आंखों से निशा को देखा और उसे निशा के बिगड़ने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। काम वाली बाई रखने के लिए तो मैंने तुमसे खुद बोला था, लेकिन तुमने ही मना किया था। मेरे से पूछा क्यों? लाकर रख क्यों नहीं दी? काम से निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती हुई है मुझसे। तुमने कभी सच्चे मन से कहा ही नहीं, निशा ने और प्रचंड रूप से कहा। तुमने सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कहा। मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ, तुम्हारे मन को खूब जानती हूँ। तुम्हारे मन में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। पूरा दिन काम करती रहती हूँ, कुछ पहनने के लिए नहीं मांगा। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। दुनिया में ऐसे भी मर्द हैं जो अपनी पत्नी के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। राहुल को ही देखो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पढ़ा लिखा है और उम्र में भी कितना छोटा है, लेकिन इतने रुपए कमाता है। रूपा को महारानी बनाकर बैठाया हुआ है। विकास चुपचाप सुनता रहा। उसका वेतन कम है, लेकिन वो पूरे मन से अपना काम करता है। विकास को निशा के गुस्से का कारण समझ आ गया था। अगर राहुल महीने के अच्छे पैसे कमाता है तो बेशक वो भाग्य का अच्छा होगा, लेकिन दूसरों की ऊंची तरक्की देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी सहयोग से उसे ऐसा अवसर मिल गया होगा, मगर हर किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते। लेकिन ये तो सही नहीं है कि किसी को देखकर मुझे खरी खोटी सुनाए। अगर मैं भी किसी ज्यादा सुंदर, गुणवान और उससे ज्यादा पढ़ी लिखी को देखकर निशा को भला बुरा कहूं तो ये तो सही बात नहीं है। लेकिन विकास ने निशा की बातों का जवाब नहीं दिया और उसे सुनता गया। अब निशा अपने घर पर बिल्कुल खुश नहीं थी। हर छोटी बात पर वो बच्चों और विकास को ताना सुना देती थी। विकास भी निशा से कम ही बात करता था। कुछ दिनों के बाद विकास राहुल को अपने घर लाता है। निशा जैसे ही राहुल को देखती है, इनका तो दिमाग ही खराब हो गया है, ना कुछ बताया, बस साथ लेकर आ गए। पता नहीं राहुल क्या सोचेगा हमारे घर के बारे में। आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। अच्छा किया जो आ गए।
निशा देखती है कि राहुल नशे में था। राहुल ने घर को देखते हुए कहा, यहाँ तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी ना, मैं तो इतने छोटे घर में कभी रह ही ना पाऊं। निशा मन में बोलती है, ये लड़का कितना घमंडी है, इसे इतना भी नहीं पता कि दूसरों के घर में कैसे बात करते हैं। अब सबकी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं होती। मैं आपके लिए एक बड़ा सा घर तैयार करवा दूंगा। मेरे मालिक के पास बहुत सारे घर हैं और सब मेरे हवाले हैं। राहुल की जुबान लड़खड़ा रही थी। वो नशे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरा मालिक बहुत मालदार था, इतने पैसे थे कि खुद ही नहीं पता, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आते हैं, सिर्फ मुझे पता था। वो एक खुफिया फिरोश था, किसी से कहना मत। वो चोरी से कोकिन बेचता था, लाखों की आमदनी थी। अब तो वो रहा नहीं, अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मैं अब इस काम में उस्ताद हूँ। किसी की मजाल नहीं जो मुझे पकड़ ले। बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। राहुल अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकालता है। दीदी, ये आपके लिए है, बस ऐसे ही शान से जिंदगी कटती रहे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी राहुल लड़खड़ाता गिरता वहां से चला जाता है। तभी निशा चैन की सांस लेती है। ये क्या बोल रहा था? नशे में था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं पुलिस इसके पीछे यहाँ ना आ जाए। मुझे भी अपने मालिक से मिलने को कह रहा था। जी बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपनी क्लर्की पे ध्यान दीजिए, हमारा यहीं से कल्याण होगा। लेकिन क्लर्क की नौकरी में वैसी ऐश कहाँ। सोच रहा हूँ कुछ महीने छुट्टी लेकर उस दुनिया की भी सैर कर लूं। जी नहीं, अब मुझे ऐश का कोई मोह नहीं है। दिल से कहती हो? जी, सच्चे दिल से बोल रही हूँ। विकास कुछ देर चुप रहता है, फिर निशा से पूछता है, अगर मैं तुम्हें ये सब बताता तो क्या तुम्हें विश्वास होता? सच कहना। नहीं, कभी नहीं होता। मैं विश्वास कर ही नहीं सकती थी कि कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मुझे पता था नशे में वो सब उगल देगा। मन तो तुम्हारा भी इस ऐश के लिए ललचाया होगा, है ना? ललचा तो अभी भी रहा है, लेकिन ऐसे ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आ रहा है। पता नहीं सही सलामत घर पहुंचा भी होगा या नहीं। तुम चिंता मत करो, कार थी उसके पास, पहुंच गया होगा। आप मुझे रूपा के पास ले चलना। वो बेचारी पता नहीं क्या क्या समझ बैठी है। क्या पता मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। विकास देखता है कि उसके दिल में रूपा के लिए कितनी दया है। फिर विकास और निशा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शादी वाला घर था। राधिका अभी नई नई शादी करके अपने ससुराल आई थी। घर में बहुत सारे मेहमान बैठे थे। रात को उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। दीदी, टॉयलेट कहाँ है? मुझे शौच जाना है। हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो टॉर्च साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अरे दीदी, टॉयलेट घर से इतना दूर क्यों बनवाया है? अरे यहाँ कोई टॉयलेट नहीं बनाता, हम तो जंगल में ही शौच करने जा रहे हैं। अब तुम भी इसकी ना आदत डाल लो, यहाँ पे सब ऐसे ही जाते हैं। तुम्हें बताया नहीं देवर जी ने कि यहाँ पे सब ऐसे जंगल में जाते हैं? राधिका को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है। हमारी तो इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई। मैं तो जंगल नहीं जा सकती। इनको बोलूंगी कि जल्दी घर में शौचालय बनाएं। अच्छा, अब तुम वहां जाओ, मैं देखती हूँ कि कहीं कोई आना जाए। राधिका कैसे भी उस रात शौच जा आती है। राधिका को वहां बहुत डर लग रहा था।
राधिका और नंदिनी घर वापस आते हैं। रात को राधिका मनी से बात करती है। मनी, ये क्या है? तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है? तुम्हें पता है अभी मैं नंदिनी दीदी के साथ जंगल में जाकर आई हूँ। तुम ना कल ही घर में शौचालय बनवाओ। मैं पिताजी से इसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज के समय में भी तुम लोग बाहर खुले में शौच जाते हो। इससे पता है कितनी बीमारियां फैलती है, और ऊपर से जंगल में जानवरों का भी खतरा रहता है। यहाँ सब ऐसे ही जाते हैं। तुम रहने दो, मैं कल ही माँ और पापा से बात करती हूँ। माँ जी, घर में शौचालय नहीं है और मनी सोच रहे थे कि घर में एक शौचालय बनवा लेते हैं। रात में बारिश के मौसम में बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तभी उसके ससुर रामपाल उसकी बात सुन लेते हैं। क्या शौचालय, वो भी घर में? छी छी छी, कैसी बात कर रही हो तुम बहू? मेरे जीते जी इस घर में शौचालय नहीं बनेगा। राधिका शहर की लड़की थी। वो जंगल में खुले में शौच नहीं जाना चाहती थी। वो कई बार अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर भी जाया करती थी और वहां लोग टॉयलेट टेंट यूज करते थे। अच्छा, ऐसा करती हूँ, अपने लिए एक शौचालय टेंट ऑर्डर कर देती हूँ। घर में शौचालय नहीं है, तब तक उसी से काम चला लेती हूँ। और कुछ ही दिनों में वो एक बड़े से बॉक्स में टेंट आ जाता है। राधिका, तुम्हारे नाम का ये पार्सल आया है, क्या तुमने इसे मंगवाया है? अरे वाह, आ गया। मैंने ना टॉयलेट टेंट ऑर्डर किया था। तुम्हें पता है इसके अंदर एक पेन भी होता है। इस्तेमाल करने के बाद उसे हम साफ कर सकते हैं। अब तो मुझे रात को जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ना ये बात किसी को मत बताना। अरे तुम पागल हो क्या? अगर किसी ने देख लिया तो पता है कितनी डांट पड़ेगी, और पिताजी तो बहुत हंगामा करेंगे। तुम किसी को मत बताना, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब राधिका सबसे छुपकर रात को छत पर टेंट लगाती है और शौच जाती है। उसके बाद टेंट समेटकर वो वहीं छत पर छुपा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को राधिका छत पर जाती है। इधर राधिका के ससुर को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं। उन्हें सीढ़ियों में किसी के जाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये छत पर अभी कौन गया है? जैसे ही वो ऊपर जाकर देखते हैं तो राधिका ने एक टेंट लगा रखा था। वो टेंट के अंदर चली जाती है। हे भगवान, ये छोटी बहू यहाँ क्या कर रही है टेंट लगाकर? इसको तो मैं बताता हूँ। और वो मनी को जगाने कमरे में जाते हैं। मनी, जल्दी उठ, यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है और तेरी बीवी न जाने छत पर टेंट लगाकर क्या गुल खिला रही है। मनी हड़बड़ाकर उठता है। हाँ पिताजी, कौन सा टेंट? तभी मनी समझ जाता है कि राधिका शौच करने गई होगी। अब मुझे आपको सब बताना ही पड़ेगा। और वो सारी बात अपने पिता को बता देता है। क्या? टेंट में शौच, और वो भी छत पर? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ये सब करने की? रामपाल की आवाज सुनकर सब उठ जाते हैं और राधिका के टेंट शौचालय के बारे में सभी घर वालों को पता चल जाता है। कुछ देर के बाद राधिका भी शौच करके नीचे आ जाती है और उसके ससुर उसे बहुत भला बुरा कहते हैं। पिताजी, मुझे रात को जंगल जाने से डर लगता है, इसलिए मैंने ये टेंट मंगवाया था। पूरे गांव की महिलाएं भी तो वहीं जाती हैं और नंदिनी भी तो जाती है। तुमने हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। राधिका बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इनको समझाऊं कि घर में शौचालय बनाने से गंदगी नहीं होती, जबकि खुले में जाने से फैलती है।
अगली सुबह अंधेरे में रामपाल जंगल में शौच के लिए जाता है, लेकिन वहाँ एक जंगली जानवर रामपाल पर हमला कर देता है और उसे जोर से टक्कर मार देता है। रामपाल को बहुत चोट आती है। गांव के ही कुछ लोग उसे उठाकर घर लाते हैं। अरे क्या हुआ पिताजी को? जंगल में जंगली जानवर ने इन पर हमला कर दिया। रामपाल को डॉक्टर के पास लेकर गए और उनका इलाज करवाया। रामपाल के सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और उनके एक पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद, बेटा मनी, मुझे लगता है बहू सही कह रही थी, हमें घर में ही शौचालय बनवा लेना चाहिए। जंगली जानवरों का क्या भरोसा, कल को किसी और पर हमला कर दे। वैसे भी तो जंगल उनके लिए है और हम उनकी जगह पर जाएंगे तो जानवर तो हम पर हमला करेंगे ही। ठीक है पिताजी, मैं आज ही शौचालय बनाने वालों को बुला लेता हूँ। और कुछ ही दिनों में रामपाल के घर में शौचालय बन गया। अब सब बिना किसी डर के शौचालय में शौच जाते और देखते ही देखते बहुत सारे गांव वालों ने अपने अपने घरों में ही शौचालय बनवा लिए।